नमस्कार, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है ए मनी टॉक के पॉडकास्ट में। सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें बहुत दिखाई जाती हैं, जो आप देखते हैं उनके पीछे बहुत सारे एफर्ट होते हैं, जिनको ग्रूम किया जाता है। मतलब वो पर्सनालिटी ज़रूरी नहीं कि जो आपको दिख रही है वैसी है। मैं जिनसे बहुत कनेक्ट करता हूँ, जिनसे बहुत सीखता हूँ, बहुत मोटिवेट होता हूँ, छोटी-छोटी चीज़ों में वो मुझे एडवाइस करते हैं, वो सौमेंद्र भैया हैं। वैसे उनका पूरा नाम सौमेंद्र सिंह तोमर है। तो मुझे ये लग रहा था कि जो रियल इन्फ्लुएंसर जिनको होना चाहिए वो भैया जैसे लोगों को होना चाहिए, लेकिन क्योंकि उनका प्रोफेशन ऐसा है जो उनको अलाउ नहीं करता, तो मैंने रिक्वेस्ट किया। ये इस चीज़ के लिए लास्ट 6 मंथ से मैंने फॉलो अप किया और लकीली ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो मैंने भैया से बात किया कि आपको टाइम देना पड़ेगा। आज थोड़ा सा भैया भैया के पास टाइम था, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया और आज हमने हमारे घर पे ये पॉडकास्ट शूट किया। तो आपको समझ में आएगा भैया की पर्सनालिटी ऐसी है कि वो एक जन सेवा के जॉब में है। उनका प्रोफेशन क्या है वो अलाउ नहीं किया है, तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। हम बाकी एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, इन्वेस्टिंग में बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं। खास करके हमारा जो पॉडकास्ट आज का होने वाला है, इसमें हम फाइनेंशियल फ्रॉड क्या होते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे और एस्ट्रोलॉजी कैसे आपको मदद कर सकती है। एस्ट्रोलॉजी का क्या असर होता है फाइनेंशियल मार्केट में या स्टॉक मार्केट में, गोल्ड पे, वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहने वाला है, तो आप हमारे साथ बने रहिए और ये पूरा पॉडकास्ट देखिए। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। मैं स्टार्ट यहीं से करना चाहता हूँ, क्योंकि बार बार जब जनरली कोई पॉडकास्ट चालू होता है तो सामने वाले स्पीकर के बारे में पहले इंट्रोडक्शन बहुत सारा होता है, बैकग्राउंड दिया। तो जैसे आपने मना किया है तो वो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। जैसे आपने मुझे बताया कि आपके पास ऐसे केस आते हैं जिनको आप ये देखते हैं कि जो फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार हो गए, तो जो दो लोग चर्चा करके जो कंक्लूज़न निकालते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जो हमारे इन्वेस्टर हैं या और भी जो ऑडियंस इस पॉडकास्ट को सुनेगी, तो उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो। तो कैसे कैसे केस आपने भैया देखे हैं अभी तक जो फाइनेंशियल फ्रॉड को आपने फेस किए हों? दरअसल क्या होता है कि एक आजकल यूट्यूब्स बहुत सारे लोग देखते हैं। यूट्यूब्स में उन्होंने देखा कि कैसे मनी को बहुत जल्दी बढ़ाया जाए, ठीक है ना। तो वो उस ट्रैप में आ जाते हैं बेसिकली। उन्होंने उनको अलग अलग ब्रोकर अकाउंट में जोड़ लिया। उन्होंने उनको लालच दिया कि ये आपका पैसा 3-4 दिन में डबल हो जाएगा, है ना, 3-4 दिन में डबल हो जाएगा। अब वो क्या होता है कि हर व्यक्ति को बहुत जल्दी पैसा चाहिए होता है कि वो जल्दी पैसे वाले बन जाए, है ना। अब जो एक प्रकृति का जो नैसर्गिक नियम होता है कि जो पैसा बढ़ता है उसमें समय लगता है, वो ठोस मनी बनती है, ठीक है ना। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि इंस्टेंट पैसा चाहिए होता है। इंस्टेंट पैसे के लिए ट्रैप होते हैं तमाम वेबसाइट्स का कि कुछ फॉर्म्स भरवा दिए उन्होंने, फिर उनको उस फॉर्म्स का उन्होंने कुछ 7,000 रुपये पर फॉर्म्स के हिसाब से दिया। आदमी क्या सोचता है उस समय कि यार 7,000 रुपये एक फॉर्म का मिल रहा है, इसका मतलब किसी को बताना नहीं है। और वो इतना ज़्यादा उसको गोपनीय कर लेता है कि वो स्वयं को भी नहीं बताता है। वो फाइनेंशियल ट्रैप बनाते हैं, एक ट्रैप की वो बताए भी नहीं और फंस भी जाए। तो इस तरह से वो कई फॉर्म्स बनाने के बाद में उनको बाकायदा रिफंड देते हैं। मतलब जो उनका पैसा जो जनरेट होता है उससे फॉर्म से, जैसे 10 फॉर्म भरे तो 70,000 का उनका पेमेंट हो गया। अब जब 70,000 का पेमेंट हुआ तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, तो किसी को बताते भी नहीं है ना। उनके अंदर ग्रीड और वो आ जाता है कि यार ये तो बहुत अच्छा है, इसमें तो हम 100 फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। फिर वो कहते हैं ठीक है, अगर आपको अगले फॉर्म्स भरने हैं तो 100 फॉर्म्स और भरे जाएंगे। अच्छा, ये फॉर्म्स किसके भरते हैं? फॉर्म्स बेसिकली किसी सर्वे को करा लेते हैं कि आपका ग्वालियर में एक सर्वे है कि आपका किला जो है ये वो, मतलब उन आदमी को समझ में नहीं आता है। उनको लगता है मैं बहुत बड़े स्तर का काम कर रहा हूँ कि ये फॉर्म्स भरूंगा तो मेरे को काफ़ी अच्छा है। वो मतलब वो साइकोलॉजिकल इतना वो करते हैं उसको कि आप समझ ही नहीं सकते कि क्या हो रहा है। आप फॉर्म भर रहे हो, सर्वे भर रहे हो कि ग्वालियर में कौन से सिंधिया जी किस समय के काल में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, है ना। आपने उसको फॉर्म्स को सबमिट किया और आपको लगा कि मैंने बहुत बड़ी काम किया है, मैं तो ये सर्वे तो बहुत बड़ा स्तर का कर रहा हूँ मैं। वो पैसा फुलफिल करते हैं, उसको पैसा भी रिफंड होता है उनको। फिर वो उसको कहते हैं कि आप नेक्स्ट जनरेट लीड हो रही है, जिसमें एक फॉर्म का आपको 12,000 रुपये लगेगा। अच्छा, तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, जैसे आपने पहले 50,000 दिया था, आपका 1,40,000 रुपये वापस आया है, अब आप फिर से भरिए उसको। अच्छा, तो आपको 3 लाख रुपए देना पड़ेगा। अच्छा। तो ऐसे 1-2 बार वो करते हैं, तो 1-2 बार वो वापस भी देते हैं, पैसा वापस देते हैं। वो छोटा अमाउंट होता है। तो 50,000 में 1 लाख वापस आया, अगली बार 1 लाख में 2 लाख वापस आया, फिर इस बार वो करेंगे 5 लाख रुपए जमा करिए। और जैसे 5 लाख रुपए वो जमा करते हैं, फिर वो चले जाते हैं। अच्छा, दूर दूर तक कहीं नहीं होते हैं।
एक जो ये तो आपके पास ऐसे बहुत सारे केस आते हैं, ज़्यादातर देखा इनका थीम एक ही होता है। ये सबसे पहले लालच को ट्रिगर करते हैं, जो लालच में आता है उसको कर देते हैं, और एक तरीके से ऐसा इन्वायरमेंट बनाते हैं कि वो सामने वाला अगर फंस भी जाता है तो वो किसी को बताना नहीं चाहता। अभी रिसेंटली केस है, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिससे और दूसरे लोगों तक भी ये पहुँचे, क्योंकि उनने सर ने मुझसे किया है, वो मेरे ही इन्वेस्टर हैं। ऑल्दो उनका कुछ इन्वेस्टमेंट हमारे एडवाइस के थ्रू चलता है, लेकिन कुछ वो ऑनलाइन भी करते थे। उससे पहले बहुत सारी चीज़ें मुझसे डिस्कस नहीं करते थे। तो अभी क्या हुआ, उनने हाल ही में एक लालच का बड़ा केस है, इसलिए मैं चाहता हूँ वो हाईलाइट हो। हाल ही में उनने मुझे बताया कि अभी एक ऐसी सिचुएशन हो गई है किशन जी, मैं आपसे बता रहा हूँ, आप पहले और आखिरी हो, क्योंकि अभी ये इस लेवल तक पहुँच गया है कि या तो मुझे सुसाइड करनी पड़ेगी या फिर कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जो मुझे इससे बचाए। तो मैंने कहा बताओ सर क्या है। मैं समझा कि जब कोई सुसाइड करने की बात कर रहा है तो हो सकता है कोई बड़ी मैटर होगा। तो मैंने कहा सर आप बताओ क्या है। एक्चुअली जो सर का प्रोफाइल है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया तो मैं उनका नाम तो नहीं ले सकता। सर का प्रोफाइल एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर हैं, एक बड़ी पोस्ट से रिटायर हैं, और उनके 2 बेटे हैं, दोनों फॉरेन में सेट हैं। उनका काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो क्या हुआ, उनको कहीं लिंक्डइन से या यूट्यूब से, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, उन्होंने बताया था, एक बंदा कांटेक्ट में आया यूट्यूब पे कुछ सिखाने के लिए, कि यूट्यूब पे सिखाने के पीछे क्या एक बड़ा स्कैम चल रहा है, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। तो यूट्यूब से उनने कुछ सीखने के लिए किसी से जुड़े, वहाँ से फिर वो 2-3-4 महीने तक उनसे कांटेक्ट में रहा। उसके बाद नंबर एक्सचेंज हुए। नंबर एक्सचेंज होने के बाद में उनसे बोला कि कल ये शेयर चलेगा, आप जो मैं बोल रहा हूँ वो आप वॉच करो और ये शेयर चलेगा। उसके ऐसा कि क्योंकि उनको भी मालूम है, और वो ऐसा नहीं है कि कम जानकार हैं, बहुत अच्छा करोड़ में उनका पोर्टफोलियो है। तो अच्छा ये सारी चीज़ समझते हैं कि ऐसे फ्रॉड चलते हैं। तो उनने बस उसको देखा कि और वो शेयर भी कोई ऐसा नहीं बताया है कि कोई पेनी स्टॉक बता दिया हो कि जिसको कोई भी ऑपरेटर चला सकता है। उनको बताया गया कि ये शेयर कल चलेगा। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है देखते हैं। जस्ट देखा कि दूसरे दिन वो शेयर चल गया। अच्छा, मतलब इसको बाय करना है, जो बोला गया था वैसे ही वो उसी रेसो में चल गया। तो उन्हें ठीक है, वो वहाँ ख़त्म हो गई बात। रात में मैसेज आया कि देखो मैंने बोला था ये चलेगा, अब बोला कल ये फिर चलेगा। एक बड़े शेयर का, ब्लू चिप शेयर का नाम, कल ये शेयर चलेगा, इसको जितना खरीदना है उतना खरीद लो। तो कल वो भी चल गया। तो उन्होंने बोला कि ये ब्लू चिप स्टॉक है, इनको कोई ऑपरेट नहीं कर सकता। तो वो जो स्कैमर था वो किस तरीके से अपनी पिक्चर बना रहा था, वो बोल रहा था कि मैं दुबई में रहता हूँ, मैंने एक ऐसा एल्गोरिदम बनाया है जो मुझे बता देता है कि कल कौन सा चलने वाला है। उससे मैं पूरा, ये अभी इंडिया में लीगल नहीं है, लेकिन क्योंकि ये सिस्टम सही है, मैं पैसा बना रहा हूँ, जब तक बन रहा है मैं बना रहा हूँ, और आपसे क्योंकि मेरा अच्छा वो हो गया है व्यवहार, तो आपको भी मैं एक कॉल दे सकता हूँ, आप भी जितना बना सकते हो उतना बनाओ। लेकिन क्योंकि ये इंडिया में लीगल नहीं है तो ये वो सारे अकाउंट से इंटीग्रेट नहीं होता है, इसके लिए हमारा एक अलग अकाउंट होता है। तो उन्होंने वहाँ तक तो उसको इग्नोर किया। दूसरे दिन जो बोला था इसको बाय करना है, एक बड़ी बैंक का नाम लिया, वो भी चल गया। तो फिर उन्होंने शाम को सोचा कि फिर मैसेज आया रात में 9-10 बजे, ये सारी चीज़ें उन्होंने ही बताई मुझे। तो उन्होंने सोचा कि ये भी चल गया। फिर बोला कि चलो एक काम करते हैं, आपने 2 दिन तो नहीं खरीदे, कल ये वाला जो शेयर है ये कल गिरेगा, इसको आप शॉर्ट कर देना। ओके। हाँ, तो तीसरे दिन जैसा उसने बोला था वैसा ही हुआ। अब जब 3 दिन तक लगातार कोई ब्लू चिप स्टॉक्स का कॉल दे रहा है और 3 दिन तक उसका सही हो गया, तो वो तो भगवान मान लेगा कि ये 3 दिन तक 3 कॉल कैसे कर पा रहे थे? हाँ, क्योंकि तो सबसे बड़ा वो, उसके पीछे मैं आऊँगा। मैंने उनको बताया, उनने भी ये पूछा कि ये बताइए किशन जी ये कैसे हो सकता था। ये 3 दिन तक ब्लू चिप, कोई ऐसा छोटा स्टॉक नहीं था कि जिसको ऑपरेट किया जा सके, तो कैसे हो सकता है। उसके बारे में बताऊँगा कि वो कैसे कर रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर उनने वो बोला कि ठीक है मैं भी आपके ये एल्गोरिदम में काम करना चाहता हूँ। तो उनने क्या किया कि एक लिंक दिया कि ये आप, क्योंकि ये हमारा जो एल्गोरिदम है वो वहाँ के किसी ब्रोकर के साथ इंटीग्रेट नहीं होता है, या आपका अकाउंट एक नया ब्रोकर पे खोलेंगे, आप इससे अकाउंट ओपन कर लो। तो एक लिंक दिया, डमी अकाउंट, जैसे अकाउंट खुलता है वैसे ही सारा प्रोसेस हुआ, सिग्नेचर एंड OTP सारा अकाउंट खुला। उसके बाद उनने उसमें कुछ 2 लाख रुपये डिपॉजिट किए। शुरुआत में 2 लाख का फ़ायदा भी हुआ, वो 2 लाख बढ़ के 2.5-3 लाख हो गए। फिर उनने बोला कि थोड़ा और करते हैं, फिर उसमें 2 लाख से बढ़ के 7-8 लाख हो गए। 8 लाख जब हुए तो उनने एक बार ऐसा आया टाइम कि चलो 1 लाख रुपए निकाल लेते हैं, फिर मंडे को फिर से डालेंगे।
तो 1 लाख रुपए निकाला तो उसका पे आउट नहीं आया। तो फिर उनको बताया कि अरे ये इसमें ये कोई अपनी पोजीशन है, मंडे के लिए पूरा हमने ये एल्गोरिदम में सेट किया है, बड़ा पोजीशन होगा, इसमें बहुत फ़ायदा होगा, ये वो। तो उनसे 8 लाख रुपए के लिए मोटिवेट करके ऑर्डर डलवाए, टोटल 16 लाख डलवा लिए। और मंडे को क्योंकि उनको मालूम था कि ये दिमाग में कहीं ना कहीं डाउट था कि मेरा पे आउट नहीं आया जो मैंने रिक्वेस्ट किया, तो मंडे को फिर उन्होंने पे आउट डाला तो वो नहीं आया। फिर ऐसी चीज़ें होती रही, फिर उन्होंने ये करके कि इतना है, ये तभी निकलेगा, पोजीशन है, 1-2 लाख रुपए, और इस तरीके से उनके 20 लाख रुपीज़ उस पर चले गए। अब वो ऐसी सिचुएशन था कि फिर उसको बोल दिया कि ये तो इंडिया में इलीगल है, अगर आप किसी से बोलोगे तो आप भी फंसोगे और आप पे भी केस होगा, ये हो जाएगा। तो मतलब वो किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं और चला भी गया। तो ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है जो हो गया। अब जैसे आपने क्वेश्चन किया कि ये हो कैसे सकता है, कोई एक बंदा ब्लू चिप स्टॉक को कैसे ऑपरेट कर सकता है। तो इसके पीछे इनका एक बहुत बड़ा सिस्टम है। क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं 12th के बाद फर्स्ट ईयर से मैं इस मार्केट में हूँ। लकीली मुझे जो पहला जॉब मिला वो इसी मार्केट में मिला। इनिशियली जब मैंने इंदौर में ये स्टॉक मार्केट सीखने के लिए कोर्स ज्वाइन किया था, तो मेरे साथ ही एक और बंदा था जो ये सीख रहा था, और वो उतना अच्छे तरीके से नहीं सीख रहा था, लेकिन फिर भी क्योंकि वो एक रिच फैमिली बैकग्राउंड से था। आज तो नहीं है, लेकिन कुछ साल पहले तक वो इंदौर में बड़ी एडवाइजरी कंपनी थी जिसने बहुत अच्छा बिजनेस। उससे मेरी बात होती रहती है, उसने मुझे बताया तो मुझे समझ में आया कि वो कैसे करते हैं ये। इसके लिए क्या करते हैं, वो केवल 40 ऐसे लोगों को ढूंढते हैं। बड़ा सिंपल सा गणित है, आप समझोगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। 40 ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो उनकी कॉल लेने के लिए रेडी है। उनका क्या है, 40 लोगों को ग्रुप बनाना है, और जो उनकी कॉल लेने के लिए रेडी, उनसे पहले बोलते हैं कि आप मेरी पहले 3 दिन कॉल देखो, अगर चलती है या उससे जो मैं कॉल दे रहा हूँ उससे आपको फ़ायदा होता है तो मेरी सर्विस लेना, नहीं तो नहीं लेना। अब आपने बोल दिया ठीक है 3 दिन फ्री में, कुछ देना तो है नहीं, ठीक है देख लेते हैं। अब आपने बोल दिया हाँ ठीक है 3 दिन देखूंगा, तो एक आप हो गए, 40 लिस्ट में एक आप हो गए। अब इसी तरीके से 40 लोगों को एग्री किया जो 3 दिन कॉल लेने वाले हैं। अब 40 लोगों को, अब 40 में से 20 लोगों को बोलता हूँ कल SBI चलेगा खरीद लो, और 20 को बोलता हूँ कल SBI गिरेगा बेच दो। तो कोई एक सिचुएशन तो होगी, या तो चलेगा या गिरेगा। इस मार्केट में 2 ही सिचुएशन होती है। अब अगर चला तो मैं वो 20 जिनको मैंने चलेगा बोला था उनसे बोलूँगा देखो मेरा कॉल सही हो गया, अब कल के लिए टाइटन कंपनी को खरीदना है। ये केवल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, टाइटन कंपनी को खरीदना है। मैं 20 में से 10 लोगों को बोलता हूँ और 10 को बोलता हूँ टाइटन बेचना है। उनमें से 20 लोग जो पहले जिनके जो सही, जिन पे हमारा प्रेडिक्शन जो मैंने बोला था रिकमेंडेशन वो सही गया जी, तो किसी एक डायरेक्शन में जाएगा। अब जिधर की तरफ गया, जिन लोगों को जो मेरा एडवाइस सही हुआ उन 10 को पकड़ूंगा, बाकी 10 गए। अब 10 के लिए मेरे 2 कॉल सही हो गए। अब तीसरा कॉल मैं 10 में से 5 को दूंगा बाय, 5 को सेल। तो कोई एक सिचुएशन होगी, तो इसमें से 5 ऐसे लोग हैं जिनको मैंने जो बोला है वो हुआ है। मतलब ये 5 लोगों से मैं चाहूँ तो 2-2 करोड़ रुपए भी इन्वेस्ट करवा सकता हूँ अगर मैंने उस कैटेगरी के लोगों को टारगेट किया। क्योंकि ये 5 लोगों के लिए मैं भगवान हूँ कि मैं जो ब्लू चिप, कोई ऐसा ऑपरेटर नहीं है जो मैं ब्लू चिप बोल रहा हूँ वो ऐसा भाग रहा है। तो मैंने क्या किया, केवल 40 लोगों, और ऐसे बहुत सारे ग्रुप बनाए थे, मेरी बहुत सारी टीम थी। एक बड़ा लेवल पे फ्रॉड चल रहा है, बड़े लेवल पे स्कैम चल रहा है, जो मैं आपको उसका हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो वहाँ से ये ऐसे आ गया। उनका क्वेश्चन था कि ऐसा कैसे हो सकता है किशन जी, कोई ब्लू चिप में ऐसे कैसे ऑपरेट कर सकता है, जो वो बोल रहा था वही हो रहा था। तो मैंने फिर उनको ये बताया, तब उनको समझ में आया। तो इस तरीके से क्यों क्या होता है, मैंने उनको फिर बोला कि सर आपको लगभग लैक्स में आपको पेंशन मिलती है, आपको ऐसी किसी लालच की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप क्यों, आपको जाना ही नहीं चाहिए था। वो जानते हैं कि जो लालच कर रहे हैं उसको हम कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फ्रॉड हैं जिनसे हमें बच के रहना चाहिए। अभी एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा जिस पे बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिसको अभी किसी को कॉल करो तो उस पर भी बोला जाता है कि अगर कोई नकली पुलिस हाँ जज ऑफिसर, हाँ, तो ये क्या केसेस है, ये कैसे केसेस आ रहे हैं? आपको कहीं अपने लोकल भी ऐसा कोई केस फेस हुआ है? इसमें अभी टेकनपुर BSF में एक बड़ा केस हुआ था जिसमें बहुत सारा पैसा ले लिए थे, और ताज्जुब की बात थी कि वो BSF के ऑफिसर थे, उनके साथ ऐसा हुआ। तो इसमें एक्चुअल में इस तरह के फ्रॉड में जो फंस जाते हैं, इसमें देखा गया है कि पहले वो एक टेलीफोनिक जो होता है ना उसको यूज करते हैं, जो हूबहू बिल्कुल गवर्नमेंट की तरह टेलीफोनिक चलेगी। कि हम AI से बड़ा आसान हो गया है, AI से आसान हो गया, उसको बिल्कुल उसी तरीके से, यानी कि जैसा गवर्नमेंट का जो टेलीफोनिक बोलता है वैसे ही बिल्कुल बोलते हैं। अच्छा। आपका कस्टमर ऑफिस से फ़ोन है, आपका एक पार्सल आया था,
जैसे पार्सल में आपके ये चीज़ आपने मंगवाई है और ये लीगल हो गई है और इलीगल है तो आपको कस्टम ने आपके नाम से ये आया हुआ है सो एंड सो। तो इसमें देखा गया है कि व्यक्ति कैसे उनसे वो हो जाता है कि ये मेरा ही पार्सल है, ठीक है ना, या तो उनको लगता है कि शायद उसने मंगाया हो। ऐसा कोई डिटेल भी निकालते होंगे कि इसने रिसेंटली कोई यात्रा करी है या फिर कुछ मंगाया है? देखा गया है ये जब देखा गया है तो उसमें मालूम पड़ा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ मंगवाया जरूर होता है ना। वो ठीक है, वो उस तरीके से नहीं मंगवाया होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऐसा कोई डेटाबेस जरूर निकालते हैं कि जिसमें वो देखते हैं कि इनका इनकम टैक्स इतना बकाया है, ये इन्होंने ये चीज़ वहाँ से मंगाई थी, ये वहाँ गए थे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें क्लूज ले लेते हैं वो लोग कहीं से। जब वो ले लेते हैं तो वो बहुत आसानी होता है कि वो उसको ट्रैप कर सके उस सिचुएशन पे ले जाकर। अब बीएसएफ के अधिकारी जी थे, अब वो कैसे आ गए, हो सकता है कि कुछ कंडीशंस ऐसी रही हो उनके साथ में, तो समझ ही नहीं पाए। हाँ, कुछ सर्कमस्टेंसेस में उसको डिक्लाइन ही नहीं कर पाए कि नहीं मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। हाँ। और वो क्या मालूम किस तरीके से उसको ब्रेन वॉश कर देते हैं कि आदमी 2-2 3-3 दिन सिर्फ एक ही कमरे में बैठा हुआ है। हाँ। एक ही जगह बैठा हुआ है। अरेस्ट, इसी को कहते हैं डिजिटल अरेस्ट। यानी कि वो चाह के भी नहीं कर पा रहा है, ऐसा ब्रेन वॉश हो गया है। लगातार फोन, आपके पास पुलिस आ रही है, सीबीआई आ रही है, आपका ये हो गया, आपका वो हो गया, मतलब उसको एक सेकंड भी मौका नहीं देते हैं कि वो थोड़ा भी समझ पाए और किसी को बता पाए। ऐसे आपने बहुत पहले देखा होगा व्हाट्सएप पे कॉल करना, बेसिकली वीडियो कॉल आया, है ना, हनी ट्रैप टाइप ऑफ, वो हनी ट्रैप टाइप ऑफ देखिए उसमें करा तो बात करते वो भी डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि उससे काफी लोग, उसका भी 1-2 ऐसा केस मेरे समझ में आया था नॉलेज में। अरे बहुत, आप ये समझो कि ऐसे जो बड़े संभ्रांत व्यक्ति और बड़े जाने माने व्यक्तियों के फोन आए हैं कि सर ऐसे ऐसे हमारे साथ हो गया, क्या करना है क्या नहीं करना है। जब मालूम पड़ा, उसको देखा गया तो उन्होंने नॉर्मली बहुत मीठी मीठी बातें होती हैं, तो उनको लगता है फ्री बैठे हैं ऑफिस में, क्या जा रहा है। उन्होंने बात कर ली कि सर आप कहाँ से हैं? सर मैं वहाँ से हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, सर मुझे ये लगता है ऐसा है, क्या बताओ, मेरे पापा ऐसे ऐसे। आदमी अमूमन उनको लगता है क्या जा रहा है, टाइम पास हो रहा है, लेकिन उनका वो टाइम पास कितना बड़ा उनके लिए दुविधा बनेगी। फिर अचानक फिर वो वीडियो कॉल स्टार्ट होते हैं। अब वीडियो कॉल स्टार्ट होते हैं तो चलो कोई बात नहीं, फिर वीडियो कॉल स्टार्ट होते ही अब वो ये नहीं समझ पा नहीं कितने बड़े वो उसमें जा रहे हैं, परेशानी में जा रहे हैं वो। और अचानक वो जैसे ही वीडियो आया तो वो कुछ अनावश्यक और जो आपत्तिजनक तस्वीरें को साथ फोटो खिंचाती हैं उनकी। फिर वो कहते हैं कि देखिए ये आपके फेसबुक में, ये आपके दामाद साहब हैं, ये वो सब उनके पास डेटा होता है। डेटा पहले से कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि आप देखो आजकल व्यक्ति क्या है कि वो जरा सा कोई चीज हो रही है उसको वो पोस्ट बता रहा है, पोस्ट करके बता रहा है, आज मैंने ये खाना खाया, आज मैं वहाँ गया, आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया, रील वील। आजकल आपको सब कुछ ओपन है। और पुलिस सबसे पहले आपके फेसबुक अकाउंट से ही आपको मालूम कर लेती है क्या कर रहा है, इसके साथ कौन मिलने जा रहा है। राइट। बहुत इजी सोर्स है आजकल सोशल मीडिया पे देखना और क्या करना है। आजकल तो सोशल मीडिया में आपका इनकम टैक्स ऑफिसर्स और सबको भी पूरे पावर्स दे दिए गए हैं। सोशल मीडिया में अगर कोई कार का फोटो डाल रहा है, कोई थाईलैंड गया है तो ये इसका कितना खर्चा हो सकता है, एक अनुमानित कि 2.5 लाख 3 लाख रुपए। इनकम टैक्स ITR भर रहा है 3.5-4 लाख का और वो थाईलैंड घूम रहा है और बढ़िया 30 लाख की कार के साथ फोटो खिंचा रहा है। तो ये बहुत सारा अभी अपडेट होने वाला है। तो फिर ये एक्चुअल में वो पहला वर्जन था। अभी साइबर ये जो डिजिटल अरेस्ट है ना, इसका बहुत ही लेटेस्ट वर्जन है। उस समय उन्होंने देखा कि जैसे पुलिस फोन लगाती थी कि सर वो आपका ऐसा एक वीडियो हो गया है और आप जल्दी से कुछ कर दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ ऐसी सेक्शन के तहत कार्रवाई होगी और वो जो भी सो है वो आपके खिलाफ FIR कराएगी और ये करेगी। और फिर धीरे से फोटो भी वो ऐसा लगा लेते हैं कि जैसे लगे कि भाई अधिकारी के फोन आ रहे हैं। ठीक है ना। ऐसे ही फ्रॉड्स और भी काफ़ी होते हैं, जैसे कोई रेस्टोरेंट है ना, रेस्टोरेंट उन्होंने देखा एक रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा है तो वहाँ फ़ोन आएगा कि हमारी पूरी बटालियन है और हम आर्मी के ऑफिसर्स हैं और हम एक टेकनपुर के एक एरिया में गोपनीय रूप से ठहरे हुए हैं। अच्छा, हम गोपनीय रूप से ठहरे हैं और हम करीब 40 का हमारा कमांडो एंड जो भी उनकी पूरी टीम है, उसकी टीम है। और अभी आप तुरंत हमको ऑर्डर खाना क्या क्या है आपके पास बताइए। तो रेस्टोरेंट वाला बड़ा खुश हो जाता है क्योंकि फोटो भी जो लगा होता है व्हाट्सएप पे वो बकायदा आर्मी ऑफिसर का बहुत शानदार फोटो लगे होते हैं।
तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो रेस्टोरेंट भी बड़ा चढ़ा के करता है, दाल मखनी और फलाना और ये मलाई कोफ्ता 400 रुपये, 500 रुपये, 40 रुपये। उन्हें कितना बिल हो रहा है कि 65,000 रुपये, 65,000 ओनली सर। ओके ठीक है, अब मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, डिजिटल करने मैं कर दूँ। एक्चुअल में वो जो लिंक भेजते हैं वो रिसीविंग लिंक होती है, पैसा रिसीव करने की। आदमी इतना खुश हो जाता है कि 65,000 ऑर्डर मिल गया। वो लिंक होती है रिसीविंग लिंक। वो जैसे उसको क्लिक करता है वो देखता भी नहीं कि रिसीव, यानी मनी उसको देने के लिए नहीं है, मतलब उसको मतलब वहां से मनी आ नहीं रही है, मनी बेसिकली जा रही है, डेबिट हो रही है उसके अकाउंट से। और फिर जैसे उसको करता है मान लो 65,000 चले गए। कितना नेक्स्ट लेवल का माइंड लगाते हैं वो, मतलब अगर वो रेस्टोरेंट वाला है वो इंतजार कर रहा है, खुश है, इतना बड़ा ऑर्डर मिला है तो कोई सीधी सी बात है कि हाँ ठीक है ये ऑर्डर मिल गया, पहले पेमेंट रिसीव करते हैं उसके बाद बनाने का ऑर्डर देंगे। तो सही है। तो अगला मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा भैया। जैसे क्योंकि मेरा जो रोल ऑफ जॉब अलग है, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग रहता है कि जैसे जो मेरे पास लोग आ रहे हैं उनको मुझे बताना है। एक आपका वो है कि जहाँ पे आप आप प्रोफेशनल तो हैं ही, आपके सराउंडिंग लोग कुछ ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, कुछ इन्वेस्टिंग भी कर रहे हैं। तो आपको कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक सभी में नज़र आती है जो लॉस करते हैं और जो वो मिस्टेक करते हैं? तो आपने ऐसा कोई ऑब्जर्व किया है, क्या मिस्टेक होती है? देखिए, ऑफिस में तो ये एक्युमुलेशन लोक सेवक के लिए अलाउड ही नहीं है कि वो एफ&ओ सच काइंड ऑफ चीज करे। हाँ, लेकिन इन्वेस्टमेंट कर सकता है लोक सेवक, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो अपने नाम से अकाउंट खुलवा के किसी भी ब्रोकर का, और वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, भले ही उसको 5 या 7 दिन में उसके सौदे को काट दें। उन्होंने देखा भैया ये शेयर ले लिया हमने रिलायंस का और 1,000 रुपये मिल रहा है, वो काट दें। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो 5-5, 10-10 मिनट में वो जो कर रहे होते हैं वो अलाउड नहीं होता, ठीक है ना, उसको मनाही होती है। तो सबसे पहले कि लोक सेवक ऐसी चीजें ना करें, ठीक है ना, ये ठीक नहीं है। और जो इन्वेस्टिंग और जो जैसे देखा है समाज में जब जाते हैं या फिर कहीं और जगह लोग मिलते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा समाज सेवा से भी काफी लोग जुड़े हुए हैं, तो उनको कई बार देखा है कि वो कभी कभी बड़े खुश नजर आते हैं, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस उनके अंदर दिखती है, कभी कभी मुंह लटके हुए होते हैं उनके। तो बड़ा कहते हैं क्या हो गया, कहते यार परसों तो यार 60,000 रुपये कमा लिए थे और आज 1,20,000 रुपये कमा दिए। हमने बोला ऐसा क्या कर रहे हो कि एकदम से इतना कमा भी रहे हो, गंवा भी रहे हो। तो फिर बाद में मालूम पड़ता है कि वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लिक्विडिटी मार्केट जैसे कहते हैं, डेरिवेटिव मार्केट में वो कॉल इनपुट कर रहे होते हैं। वो एक बड़ा मिस्टेक है, वो एक बहुत बड़ा मिस्टेक है। अब जैसे माना कि 10% लोग जो ट्रेडर्स हैं उसमें कमा रहे हैं, लेकिन वो कमा रहे हैं, लेकिन उनकी अब जर्नी देखो। हाँ, बहुत बड़ी स्टडी है उनकी, बहुत बड़ी सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, प्रोसेस ड्रिवन काम कर रहे हैं, पूरा उनका रिस्क मैनेजमेंट, पूरा उनका एक टाइट उनका एसएल। हाँ, बहुत सारे कुछ लोग एल्गो को सेट करके कर रहे हैं, बहुत सारे एक प्रोसेस प्रॉपर, जितना जो कहीं ना कहीं नॉलेज वो रखते हैं उतना एक कॉमन इन्वेस्ट। जब मैं भी देखता हूँ कि जितने भी लोग खाता खुलवाते हैं, डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं आजकल, क्योंकि अकाउंट ओपन करना इतना इजी हो गया है और वो ऑनलाइन कहीं भी खाता खुलवा लिया, क्योंकि वहाँ पे कोई किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जैसे जो मेरे साथ में अकाउंट खुलवाता है, जैसे सपोज कोई भी आया मेरे पास, तो मैं उनसे ये ट्रेडिंग नहीं करना है, स्पेकुलेशन नहीं करना, जो एक्चुअलिटी है वही मैं उनको बताता हूँ कि आप इन्वेस्टिंग करोगे तो आपको आपके सराउंडिंग, आप खुद भी देखोगे, आप आपके सराउंडिंग में ऐसे बहुत सारे लोगों को देख सकते हो जिनने आज से 20-25 साल पहले, 10 साल पहले ऐसे बहुत सारी स्टोरी भी सुनी होगी, कुछ स्टॉक खरीदे थे और आज वो बहुत अच्छी वैल्यू पे। मतलब आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर तो अपने आसपास ही देख सकते हो, आपको मुंबई के, दिल्ली के एग्जाम्पल की जरूरत नहीं। जैसे ग्वालियर में आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर मिल जाएंगे सक्सेसफुल, जिन्हें पैसा लगाया 10-15 साल पहले और एक अच्छा वैल्यू है आज। लेकिन आपको ईमानदार सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं मिलेगा जो 15 साल पहले से ट्रेडिंग कर रहा है और आज तक बहुत बड़ा वेल्थ बना, जबकि उसने ज्यादा टाइम दिया, ज्यादा टेंशन लिया, ज्यादा पैसा गवाया, फिर भी नहीं बना। ऐसा मैं ये नहीं क्लेम कर रहा हूँ कि सारे ट्रेडर लॉस करते हैं, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने की ज्यादा होती है वर्सेस सक्सेसफुल ट्रेडर। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि ये जैसे बहुत बड़े बड़े नाम जो थे यूट्यूब पे छाए रहते थे, अपन नाम नहीं लेंगे उनके, लेकिन सब जानते हैं। लेकिन जब इनका अंदर से जब इनका देखा गया कि कितना लॉस में और कितने फायदे में है ये लोग, जिसको अपन क्या कहते हैं उसमें उनको, जब एक वो होता है ना जो सर्टिफाइड करता है ना, जब वहां से उसको सर्टिफाइड जब देखा गया तो ये सारे के सारे ट्रेडर बेसिकली कोई प्रॉफिट में थे ही नहीं। मैं आपको बताऊं भैया, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूं और
जिस जॉब में रहा हूँ, मुझे ये सारी चीज़ों का स्किल नहीं है। मैंने आज तक लगभग अगर देखा जाए 40-50 हज़ार डीमेट अकाउंट ज़रूर खोले हैं। मैं इससे पहले जहाँ मैं जॉब में था, ये मनी स्टार्ट करने से पहले, तो वहाँ साल भर का टारगेट ही 5-6 हज़ार डीमेट अकाउंट ओपन करने का था। ओके। तो डीमेट बहुत सारे खोले हैं। मैंने बताया मेरा फर्स्ट जॉब इसमें रहा है, और थोड़ा-सा अपने सीनियर की बात मान के और सही टाइम पे मेरा पहला एसआईपी 500 से चालू हुआ। ओके। और उस वहाँ से लेके इन्वेस्टिंग से मैंने अभी तक बोलने में भी डर लगता था, क्योंकि मैं अब देखता हूँ कि जो बहुत सारे सो कॉल्ड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर जिनको कुछ नहीं किया और वो आके कुछ भी अपने स्वार्थ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए लोगों को गलत रास्ता दिखा रहे हैं। तो फिर मैंने ये सोचा कि चाहे बेशक मुझे ये आता नहीं है, मेरा स्किल नहीं है, तो भी यहाँ जैसे चर्चा तो कर ही सकते हैं। अभी तक मैं आपको बताऊँ, मैंने इन्वेस्ट करके जो वेल्थ गेन किया है वो लगभग 1-1.5 करोड़ हुआ है। और ये 1-1.5 करोड़ अगर ऐसा नहीं है कि किसी ने 10 करोड़ लगाया 1 करोड़ बन गया। मेरा फर्स्ट एसआईपी 500 रुपए से चालू हुआ था। एचडीएफसी टॉप 200 फंड चलता था। टॉप अप की क्या ताकत होती है वो वहाँ पे मेरे सीनियर्स ने बताई। मैंने टॉप अप किया, वो 500 रुपए से 800 किया, 1000 किया। एक टाइम ऐसा था, तो मेरा स्टार्टिंग जो हुआ था इस फाइनेंशियल फील्ड में वो 2010 से हुआ था, जब मार्केट 2008 के करेक्शन के बाद थोड़ा रिकवर होना चालू हो रहा था। तो एक टाइम ऐसा था जहाँ मेरा जो इन्वेस्टेड कैपिटल और करंट वैल्यू में बहुत बड़ा अंतर था। इन्वेस्टेड कैपिटल मान लो 5.5 लाख है, करंट वैल्यू 20-22 लाख है। ये पूरा ऑन रिकॉर्ड। तो वहां से एक समझ में आया कि ये एक ऐसी चीज है, थोड़ा टाइम दे, क्योंकि आप चाहो या ना चाहो टाइम तो निकलना है। आप अगर अभी मैं आपसे बोलूं कि कोविड आया था, कहने को 5 साल हो गए, लेकिन ऐसा लगता है अभी आया था कोविड। ये 5 साल इतनी जल्दी निकल गए। अगर टाइम का सबसे बुरा चीज क्या है, ये बड़ी जल्दी पास हो जाता है। तो इसके साथ अगर कुछ ऐसा है कि अपन टाइम टाइम पे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो इसीलिए ये मजबूरी बन गया है जो पॉडकास्ट करना, सोशल मीडिया पे आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को इतना ज्यादा भ्रम में डाला जा रहा है, इतना ज्यादा। अभी एक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। तो जो सो कॉल्ड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हैं वो आके कि मार्केट 2025 में गिरेगा। मेरे कुछ इन्वेस्टर्स ने मुझे भेजा क्लिप और बोला कि देखो ये इनने तो 2025 का प्रेडिक्शन पहले से कर दिया था, आपने ये कैसे नहीं, आप मुझे पहले बता देते तो मैं पहले एग्जिट हो जाता, अभी फिर से एंटर करता। तो मैंने उनसे बोला कि अगर कोई डेली बोलेगा कि आज मैं मरूंगा, डेली सुबह फिर बोलेगा आज मैं मरूंगा, परसों फिर बोलेगा आज मैं मरूंगा, तो किसी एक दिन तो वो सक्सेस होगा, किसी एक दिन तो वो सही हो जाएगा ना, अगर डेली बोल रहा है। अब वही फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर के, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं, आप अगर वो इतने ही श्योर थे कि मार्केट 2025 में गिरेगा, वैसे तो उन्होंने बहुत सारे दूसरे पॉडकास्ट पे दूसरी बातें भी बोली हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं हो, मैं आपका भी टाइम खराब नहीं करना चाहता कि आप उनके बारे में वो बहुत सारी चीजें देखो। अगर वो इतने ही श्योर थे तो इतना सब तामझाम करने की वजह, अगर श्योर हैं तो उन्होंने कुछ शॉर्ट पोजीशन ली होगी। अगर वो इतने बड़े एक्सपर्ट हैं तो वो सभी के सामने जब ये अपने व्यू पहुंचा सकते हैं, तो एक बढ़िया सा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या फिर ये अपना जो उसका एक जेन्युइन स्क्रीनशॉट भेजे कि देखो ये मैंने 2025 में मार्केट गिरने वाला है, मैंने अभी ये शॉर्ट पोजीशन ले लिया, अपने जो भी इन्वेस्टमेंट था वो सब कट कर दिया और ये शॉर्ट पोजीशन ले लिया। जब आप सब शेयर कर रहे हो तो ये भी शेयर करना चाहिए। तो क्या होता है कि मैं आपके साथ 4-5 पॉडकास्ट आज रिकॉर्ड कर लेता हूँ। एक मैं बोलूंगा कि 15 दिन बाद मार्केट गिरेगा, एक मैं बोलूँ 15 दिन बाद इतना गिरेगा, एक मैं बोलता हूँ कि निफ्टी बढ़ेगा, एक मैं बोलेगा इतना बढ़ेगा, ये सेक्टर चलेगा। अब 15 मेरे पास तो 15 चीजें हो गई ना, अब उसमें से जो होगा वो मैं आपको वायरल कर दूं, देखो मैंने ये बोला था, ये बोला। तो बहुत सारा एक तो प्रोबेबिलिटी विन थ्योरी पे चले गए वो। हाँ, जैसे आपने बोला था 20 लोगों से 5 लोग हाँ, आसानी से 1-1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो, हाँ, है ना, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा पीछे वो किसी को मालूम किसी नहीं को है। मालूम वो नहीं हर है। चीज बोल रहा हाँ, हाँ, तो वही चीज है कि लोगों को जैसे एक गलती इन्वेस्टर, मान लो अगर जैसे ये ओवर वैल्यूड था से कुछ टाइम पहले मार्केट, जहाँ पे लोगों को निकल जाना चाहिए थे वहां नहीं निकल पाए, मान लो ओवर वैल्यूड कुछ हो सकता है कि वहां पे थोड़ी ज्यादा ग्रीड रही हो, या फिर उस टाइम पे ऐसे। और केवल ये रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ नहीं है, एफआईआई भी डाल रहे थे, बड़े बड़े लोगों के इन्वेस्टमेंट आ रहे थे। कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस बिल्डअप हो गए जहाँ पे ग्लोबली मार्केट गिरने लग गए, इसकी वजह से इंडिया के जो वैल्यूएशंस थे वो भी हायर थे, तो वो उनकी वजह से मार्केट गिर गया। मान लो एक गलती हो गई है, तो कम से कम यहाँ पे पैनिक करके लोगों से दूसरी गलती नहीं करवाना चाहिए। सही बात है। तो ऐसा टाइम होता है कि जहाँ पे पैनिक होके लोग वो डिसीजन ले जाते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए, अगर मान लो किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए आज से 5 साल 10 साल जब वो इन्वेस्ट कर रहा है, 5-10 साल 15 साल के लिए उसने एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करना चालू किया है,
उसको आप बार बार आके कि देखो मैंने ये प्रेडिक्शन किया है, ये हो गया सही, अब ये मैं ये बोल रहा हूँ, मतलब आप अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कुछ भी चीज़ें बोलोगे आके, तो मुझे लगता है कि ये एक पाप है जो आप कर रहे हो केवल अपने फॉलोअर्स को गेन करने के लिए। और मुझे लगता है कि अगर आप में इतना, आपकी एडवाइस में और आपकी नॉलेज में इतना जेन्यूनलेस है, इतना अच्छा है, तो मुझे लगता है कि आपको वारेन बफेट, रामदेव अग्रवाल, राकेश झुनझुनवाला इन सबसे ऊपर होना चाहिए। तो मैं ये चाहूंगा कि ये वो आप डिजर्व करते हो, अगर इतना अच्छा नॉलेज है तो आप डिजर्व करते हो। तो उसके लिए क्या करना चाहिए आपको, एक बढ़िया सा स्टेटमेंट, जो आपने जब ये लगा था कि मार्केट गिरने वाला है, आपने शॉर्ट पोजीशन ली थी, उसमें कितना फायदा आपने किया, वो सारा एक बढ़िया जेन्यून स्टेटमेंट आपको शेयर कर देना चाहिए, अगर आप बहुत अच्छा फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर अपने आप को मानते हो। अगर नहीं हो, अगर मैं जैसा मुझे लग रहा है कि आप केवल अपने फॉलोअर्स गेन करने के लिए ये सब कर रहे हो, तो मुझे लगता है ये सब बंद कर देना चाहिए, लोगों को गुमराह करना अच्छे इन्वेस्टर्स की तरह से। क्योंकि जो भी बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो ये जानते हैं कि अगर किसी से भी पूछा जाए कि अभी जो अपना देश है वो अमेरिका या यूरोप की तरफ जा रहा है या फिर पाकिस्तान और तालिबान की तरफ जा रहा है, कहाँ आगे से, आज से 20 साल बाद किधर देखते हो, मतलब यहाँ से डेवलप ही हो रहा है। ऐसा नहीं कि हम पूरी तरीके से श्रीलंका बनने वाले, चांसेस बहुत कम है। तो जब डेवलपमेंट हो रहा है तो देर सवेर इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी और मार्केट बढ़ेगा। ये बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन ये अगर छोटी छोटी चीज़ें, जो जितने आज कंजम्पशन हो रहा है उससे ज़्यादा कंजम्पशन होगा, जितना अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर काम कर रहे हैं वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज होंगे। तो ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि हाँ मार्केट अच्छा चल सकता है। अभी जैसे जितना जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है वो और बढ़ेगा, जो एसी जितने अभी आज से 5 साल पहले जितने एसी नहीं थे वो आज एसी है, आज से 5 साल बाद और ज़्यादा चेंज होंगे। तो ये कंजम्पशन बढ़ रहा है, इसका कहीं ना कहीं डिमांड, अब ये हो सकता है कि 2-3 साल यहाँ ही रहे। तो अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो बार बार ये डिस्क्लेमर दिया जाता है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। वो क्या होता है रिस्क? यही होता है कि जब अनसर्टिनिटी आती है तो वहाँ पे हमें शांति से बैठना है, हमें वो पैसा ही डालना है इक्विटी में जो लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है। वो पैसा नहीं डालना है कि आज मैंने तो डाल दिया कि ठीक है मैं 5 साल के लिए डाल रहा हूँ, लेकिन कोई एक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर आके बोल देगा अरे गिरना, गिरने वाला है, गिरने वाला है, गिरने वाला है, तो मैं लॉस में बेच के निकल जाऊंगा, ये सोच के कि अब कभी नहीं चलेगा। तो वो चीज़ें हमें पहले से सोचना चाहिए। तो ये मेरा मानना है। ऑल दोस्त, मैं कोई बहुत बड़ा ऐसा क्लेम नहीं कर रहा कि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है या कोई बहुत बड़ी बैकग्राउंड, मैं भी एक प्रैक्टिशनर हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा एसआईपी इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा वेल्थ गेन किया है जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है कि 1-8 करोड़ रुपए नॉर्मल बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन मैंने जो बनाया है बहुत छोटे छोटे पैसे से बनाया, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो मुझे जो लगता है इन्वेस्टिंग से पैसा बनता है, और ऐसे जो साइकिल अभी चल रहा है इससे भी बुरे बुरे साइकिल पहले भी आए जिनमें रिकवरी हुई है। अगर एक डाटा मैं शेयर करूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर ये इसके साथ भी लग जाए तो जरूर लगाए, कि ऐसे बड़े करेक्शन एवरेज 5 साल में एक बार होता है। तो अगर आप इक्विटी में 5 साल से ज़्यादा इन्वेस्ट होने के लिए आए हो तो आपको ऐसी एक सिचुएशन से तो हैंडल करना पड़ेगा। अगर, और ये सिचुएशन ही डिपेंड करेगी कि आप इक्विटी से कितना रिटर्न बनाओगे। अगर ऐसी सिचुएशन में आके आप चाहते हो कि आपने इक्विटी में पैसा लगाया और केवल बढ़े, तो मतलब ये जो इसका एक जो डिस्क्लेमर होता है वो आपने ठीक से नहीं पढ़ा है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो अगर आप चाहते हो कि आपने जहां से पैसा लगाया केवल बढ़े, गिरे नहीं, तो मतलब आपको इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि हाँ इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, आज मेरा जो पैसा है जो चाहे बेशक वॉलेटाइल हो सकता है लेकिन आने वाले टाइम में ये इसमें ग्रोथ मिल सकती है, तो आपको कुछ एक्सपोजर इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन अच्छी कंपनियों में जरूर लगाना चाहिए, जो मुझे लगता नहीं, इंडियन मार्केट का अगर कंपेयर किया जाए तो बाकी के सारे मार्केट जो हैं उससे इंडियन मार्केट काफ़ी अच्छी स्थिति में है। है। ठीक है ना। और जितने भी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट के जो है, जैसे कि हमारे डिजिटलाइजेशन चल रहा है, और जितना भी बहुत सारे जो आ रहे हैं, जैसे कि आप देखिए ई कोर्ट, ई गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें, ये मेरे ख्याल से विकसित राष्ट्रों में भी नहीं है, वो यहाँ पर हो रही है। राइट। यानी कितना एडवांस सारी चीजें हो रही हैं, नए हाँ। नए लॉ आ रहे हैं, नई नई चीजें हो रही हैं। मतलब यहाँ पर एक अच्छी स्थिति है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इंडियन मार्केट के लिए। और अगर पहले के मार्केट भी जो अगर आप देखो उनमें करेक्शन आया है तो वी शेप रिकवरी भी हुई है। हाँ हाँ बिल्कुल कोरोना काल में तो लोग छोड़ के जा रहे थे, हाँ पौधे काट रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा तो कुछ ही समय में वी शेप रिकवरी हाँ, हुई जो है। जो पेशेंस रखा रहा, जिनने इक्विटी के रिस्क को समझ के इन्वेस्ट किया था कि हाँ ठीक है ये गिरेगा तो भी हमें लॉन्ग टर्म, तो उनने पैसा अच्छा बनाया उस टाइम पे। और जो ऐसे जब पैनिक सेलिंग हो रही थी, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा था, उन्होंने उस टाइम पे इन्वेस्ट किया तो उनको रिटर्न अच्छा मिला।
ये बात सही है, जैसे आपने बोला कि जब भी मार्केट गिरता है तो उसके जब भी रिकवरी होना चालू होती है 2-3 साल में मार्केट रिकवर होता है तो अच्छा रिटर्न मिलता है। कई कई गुना रिटर्न देता है वो। बाकी भैया मैं एक चीज और जानना चाहूंगा आपके एस्ट्रोलॉजी पार्ट पे। आपने एक्सपीरियंस किया है, जैसे मैंने और भी एक्सपर्ट से काफी से बात की है, वो भी कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी को एक इनपुट मानते हैं, मतलब एक जितना जो इनके पास स्टडी के लिए बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं उनमें से एक इम्पोर्टेंट ट्रिगर एस्ट्रोलॉजी को कुछ जो एक्सपर्ट है वो मानते हैं। तो आपने अभी तक क्या एक्सपीरियंस किया है, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कुछ चीजें सेट होती है स्टॉक मार्केट में? देखिए, आपने देखा होगा कि एक एस्ट्रो फाइनेंस एक बहुत ही नया एक निकल के आया है सामने, ठीक है ना, एस्ट्रो फाइनेंस। अच्छा, ये कोई कंपनी है या रिकमेंड? नहीं, एस्ट्रो फाइनेंस एक पूरा सब्जेक्ट है। ओके। एक पूरा सब्जेक्ट है। एस्ट्रो फाइनेंस बेसिकली जो अपने जो खगोलीय गणना होती है प्लैनेट्स की, उसके हिसाब से निकाल के देते हैं। और हर जो प्लैनेट है ना, उसका एक प्रोडक्ट्स है ना। जैसे शनि है तो आपका जो ऑयल है ना, और आपका मंगल है, गुड़ है, मेटल है। तो आप देखना जब जब ये इनकी जो स्थिति खगोल में जब भी ये वक्री होते हैं तो इनका है ना, जैसे आप जातक की कुंडली जब देखोगे तो वो जो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर होता है वो देखते ही बता देता है। जैसे भगवान बुद्ध के लिए बता दिया था, या तो ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। तो घबरा गए तो उन्होंने बोला ये सन्यासी तो बनाना नहीं चाहते, ठीक है ना, हम सम्राट ही बनाएंगे। तो उनको कहीं बाहर ऐसी चीजें नहीं दिखाई जाती थी जिससे उनके अंदर वैराग पैदा हो जाए, ठीक है ना। तो लेकिन वो कैसे भी ना कैसे उनको वो 3 अवस्थाएं दिखी थी, जिसमें लोग बीमार दिखे, है ना, बहुत जर्जर अवस्था में देखे, और मृत्यु भी दिखी उनको। एक पूरा का पूरा एक अर्थी दिख गई उनको। तो उन्होंने बोला ये क्या चीज है। तो उनके अंदर चीज तो ये क्या उनके एस्ट्रोलॉजी में थी कहीं ना कहीं, है ना। एस्ट्रोलॉजी में उनके गुरु बहुत अच्छे बैठे होंगे, शनि बहुत अच्छे बैठे होंगे, है ना। आप देखना ये सोलर में ये जो प्लैनेट्स हैं वो काफी विशाल प्लैनेट्स हैं। गुरु कितना विशाल प्लैनेट्स हैं, कितनी अर्थ समझ है उसमें। और गुरु का तत्व अगर आपके अंदर होता है, जैसे आप कितना इन्फ्लुएंस के साथ बोल रहे हैं, तो ये कौन सा प्लैनेट आपको दे रहा है। आपका जो मस्तिष्क जो ऐसा बिल्कुल ऐसा है, ये कौन सा आपको दे रहा है। अच्छा, आप अपने कुंडली में जैसे ही देखोगे तो कहीं ना कहीं गुरु और सूर्य का योग होगा आपके साथ में। मैंने आपको शेयर की है अपनी कुंडली, ठीक है ना। तो गुरु और सूर्य का योग आपका, मुझे मालूम था कि कहीं ना कहीं बैठा होगा आपके, और आपके कुंडली में बैठा हुआ है। अरे वाह, सूर्य और गुरु। तो कहने का मतलब है कि गुरु की जब प्रधानता होती है तो आदमी बहुत नापातुला, बहुत बैलेंस बोलता है, ठीक है ना। सूर्य की प्रधानता होती है, जब सूर्य की प्रधानता है तो सूर्य ही कारक, सूर्य गुरु ही कारक होते हैं शेयर मार्केट के। और ब्रह्मांड में जब जब सूर्य और गुरु जो होंगे डिसबैलेंस होंगे, जैसे ही वो थोड़े से असहज होते हैं, तो ये मार्केट बहुत अच्छा भागता है। उल्टा है, क्योंकि क्या है कि जैसे ही ऊपर करेगा तो मैनिपुलेशन करेगा, वो पूरा चलेगा एकदम से। और जैसे ही ये सेटल्ड हो जाते हैं, जैसे ही ये सेटल्ड हो जाते हैं, तो आप देखोगे कि मार्केट बिल्कुल सेटल्ड हो जाएगा। ये इस तरह से है जैसे कोई व्यक्ति है, अब उसको मनी की जरूरत ही नहीं है, उसके अंदर वो सब चीजें हो ही नहीं रही, चलो ठीक है ना, वो कुछ कर ही नहीं रहा है। और जैसे ही थोड़ा सा हलचल होगी उसकी बॉडी में, जैसे कुछ इल्यूजन से कुछ माया जैसा कुछ होगा, तो नहीं मेरे को ये भी खरीदना है, मुझे कार खरीदनी है, इलेक्ट्रिक कार करनी है, क्या करूं, इन्वेस्टमेंट करूं, ये करूं, वो करूं, वो फिर जल्दी जल्दी पैसे के लिए भागेगा। लेकिन जैसे ही उसको ऐसा होगा कि नहीं सब ठीक है ना, सेटिस्फेक्शन जैसे नहीं, तो प्लेनेट का बहुत प्रभाव पड़ता है। ऐसे किसी ने बोला था मुझसे कि कैसे प्लेनेट का प्रभाव पड़ता है, आप कैसे कह सकते हो। तो मैंने बोला तो ठीक है, अप्रैल मई जून की गर्मियों में आप विदाउट एनी प्रोटेक्शन निकल जाना धूप में, ऐसी टैनिंग होगी, त्वचा जल जाएगी आपकी। तो सूर्य का प्रभाव है ना। बिल्कुल है। पूर्णमासी और अमावस्या के समय पे कितने ज्वार और भाटे आते हैं समुद्र में, आपने देखे होंगे। तो उस मछुआरों को बाहर जाने को रोका जाता है। और चंद्रमा कारक है आपके मन का, आपकी जो मति है उसका। आप देखना इस समय, आप देखना पूर्णमासी के समय पर आप किसी भी ऐसी जगह चले जाना जो आपके जो मानसिक आरोग्यशाला हैं, ये जो आपके पागल खाने हैं, आप चले जाओ, ग्वालियर चले जाओ आप पूर्णमासी के दिन, और वहां देखना स्पेशल प्रबंध किए जाते हैं। अच्छा, वहां पर लोग ज्यादा उचक रहे होते हैं। अच्छा, वो ज्यादा परेशान करते हैं। ये वाली बात मैंने पहले कभी सुनी नहीं आप है। देखो ना, आप खुद देखो इसको, देखो आप इसको। तो वो जब चंद्रमा जब प्रभावशील होता है, तो तेज जोर समुद्र में आ रहे हैं, और आपकी बॉडी में 70% ऑफ वाटर, जो 70% आपकी बॉडी में वाटर है, तो आप पे प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या? लेकिन आप उसको झेल लोगे। आपके पास एक ऐसा विमान है, समुद्र में जब आप हो तो आप उसको झेल के, लेकिन आप तो भी चाहोगे कि इस किनारा मिल जाए मुझको, तो इतनी बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं।
लेकिन वो बेचारे जो हॉस्पिटलाइज हैं और जिनको बहुत ज्यादा संभाल नहीं पा रहे हैं, आप देखना कितनी परेशानी हालत हो जाती है उनकी। तो ये तो सामने ग्रह है जिनका असर दिख रहा है आपको, राइट। लेकिन जो शनि है इतना बड़ा ग्रह है, शांति से चला जा रहा है, उसका कितना इफेक्ट पड़ रहा है। अब आप देखना लग्न में जिसके शनि बैठा हो, आप देखना वो कितना सिटिंग करता है, आप खुद ही देखना। अच्छा। आप लग्न कुंडली में शनि देख लेना, लग्न में बैठा हो, अच्छा, तो फिर आप देखना वो ऑफिस 9 बजे आकर रात के 10 बजे तक बैठा रहेगा। अच्छा, बिल्कुल ऐसा हिलेगा मेरी भी नहीं। कुंडली में तो नहीं है ऐसा कुछ। नहीं, आपकी कुंडली में तो नहीं है, लेकिन मेरे को अब गौर करना पड़ेगा कहाँ बैठा है। वैसे मैं 8:45 ऑफिस पहुंचता हूँ, ज्यादातर 5:30 6:30 बजे निकल आता हूँ, क्योंकि अभी मेरी 2 क्लासेस चलती है। एक तो मैं इंडिया के जाने वाले मार्केट एक्सपर्ट से मेंटरशिप ले रहा हूँ, तो उनकी कुछ क्लासेस रहती है। मैं CFP भी कर रहा हूँ, तो मैं बड़ा नपा-तुला टाइम ही हाँ, लेकिन ये जरूर मैं सिटिंग जरूर रहती है, तो देख लेना कहीं कुछ वो शनि का ही चक्कर तो नहीं है सिटिंग के पीछे। और दूसरा, जैसे आप जब बात कर रहे थे तो मेरे भी ध्यान में आया कि जैसे मुझे लगता है कि ग्रह नक्षत्र ही इस रीजन एक पीछे इसके रीजन है। ये घटनाएं जो ऐसे होती है, एक जैसी घटनाएं होती हैं। जैसे अभी जैसे कभी कोई प्लेन क्रैश होता है, एक होता है तो बहुत सारे होने लग जाते हैं। कभी कोई ट्रेन हादसा होता है, एक होता है तो बहुत। तो इसके पीछे भी कुछ ऐसा प्लेनेटरी रिएक्शन होता है कि क्या रीजन होता देखिए, है अगर ऐसा? आप बहुत गहराई में उतरोगे इन सब चीजों में, तो अगर आप ट्रेन देखो, आप ट्रेनों को देखो, तो ट्रेन बेसिकली किस प्लेनेट से कनेक्टेड है? ट्रेन पूरा लोहा है, लोहा है। हाँ। बहुत ज्यादा वजन है उसमें, हाँ। ठीक है ना, और चल रहा है वो, हाँ। ठीक है ना। अगर आप बहुत स्पेस से उसको देखोगे, बहुत ऊपर से आसमान से देखोगे, तो ट्रेन तेजी से नहीं चलेंगी, धीरे धीरे मूवमेंट कर रही है। हाँ। ये सब शनि का प्रभाव है बेसिकली। अच्छा। शनि ही इनका कारक है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बड़े बड़े ब्रिज, बड़ी बड़ी चीजें, सब शनि है। एवरीथिंग इज शनि। सैटर्न, सैटर्न ही के अधिपति देव है, ठीक है ना। अगर कहीं ना कहीं वो ट्रेन ड्रिलमेंट हो रहा है, ट्रेन दिक्कत दे रही है, ठीक है ना। शनि और राहु, शनि के छाया ग्रह राहु, राहु क्या है आपका? आसमान देखो आप, इनफाइनाइट है। राहु इनफाइनाइट भ्रम पैदा कर सकता है। अच्छा। आप समुद्र को देखो, इनफाइनाइट है। किस कलर का है? नीले कलर का है। फेसबुक किस कलर का है? नीले कलर का है। तो आप रील चलाना चालू करोगे तो राहु बैठ जाएगा और बुद्धि को बिल्कुल आपके खराब कर देगा, और आप बस मुस्कुराते रहोगे, देखते रहोगे। आप देखो 3 घंटे गया क्या? गार्बेज इन योर माइंड, आपको कुछ नहीं मिला, गार्बेज मतलब अगर ये रील वगैरह देखना, ये राहु का असर है। राहु का असर होता है। राहु इनिशिएट करता है कि मैं थोड़ा और स्क्रॉल कर लेता हूं। अगर आपका गुरु अच्छा बैठा है, आपकी गुरु, आपकी कुंडली में गुरु इसको ब्रेकिंग न्यूज की तरह चला सकते हैं। फर्क पड़ता है ना सब चीजों का। आप देखो, जैसे अगर गुरु बहुत अच्छा बैठा है आपकी कुंडली में, जब गुरु बहुत अच्छा बैठा है, तो आप देखना उसको कि वो ज्यादा इन सब चीजों में नहीं होगा, सोशल मीडिया। आप देखना ये जैसे गुरु को पावर देना है बेसिकली, अगर आपको गुरु को पावर देना है तो अपने मस्तिष्क को ढक के रखो। अच्छा। आप देखो सारे धर्मों में मस्तिष्क को ढकने की प्रविधि है। आप खुद कथा में बैठते हो, मस्तिष्क को ढकते हो, तो मस्तिष्क 10वां द्वार, जहाँ गुरु का स्थान है। बेसिकली गुरु का स्थान ये है, और ये भगवान शिव का स्थान है ऊपर। जैसे ही आपके अंदर पवित्रता आती है, अर्थ का एलिमेंट कम होता है, जैसे कहते हैं कुंडलिनी शक्ति उठी, तो क्या होगा आपका? जैसे उठोगे तो शिव यहाँ आपके कनेक्ट होते हैं। जैसे शिव कनेक्ट होते हैं, तो मदर अर्थ आपकी ग्रेविटी से आपको उछाल देती है। आपने देखा होगा फ्लाइंग योगा होता है, फ्लाइंग योगी सिद्ध योगी होते हैं। वो क्या चीज है? अच्छा, बहुत गहरा साइंस है हमारा सनातन, लेकिन हम सो एंड सो कहीं और चले जाते हैं। रील देख रहे हैं, कहाँ दिमाग में भरे ही रील देख रहे हैं, जाने क्या 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 करने में लगे। तो ये गुरु, सैटर्न, बुद्ध, आपके ये सारे, इनका बड़ा प्रभाव है। अब जैसे इसी से जुड़ के हम एक चीज करें, आप देखो ये जितनी भी कैंडल्स का क्रिएशन हुआ है, कहीं ना कहीं जापान से हुआ है। जापान में चावल जो होता है ना, उसकी बड़ा डिमांड रहता है। चावल के ही ट्रेडिंग से ये मोरिमोजो, आपका जो कैंडल, एलिफेंट कैंडल, आपका एंगलफिन कैंडल, बुलिश हरामी, ये सब चीजें है ना, ये वहीं से आया है, वहीं की देन है कैंडल स्टिक पैटर्न। चावल का अधिपति देव कौन है? प्लैनेट्स कौन है? चंद्रमा चावल है। गुड़ आपका मंगल है, सूर्य भी है, मंगल सूर्य है, ठीक है ना। सोना आपका गोल्ड है। आप सोने का प्रेडिक्ट करते करते आप गोल्ड XUSD कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा, बहुत अच्छा दिखता है उसमें, आदमी पकड़ लेता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टेड है। मुझे लगता है ये एक नया एरिया हो जाएगा जहाँ पे मुझे अगला कुछ सीखना चाहिए। आप तो एक चीज देखो, आप प्लैनेटरी पोजीशन में आप देखो, यूनिवर्सल में क्या आपका गुरु कहीं पर भी ऐसी स्थिति में है कि असहज हो रहा है,
इस कुंडली में है, किसी में नीच का है, जैसे हाँ जैसे है ना कि आपका चौथे हाउस में है, हाँ ठीक है ना, आपका चौथे हाउस में वो उच्च का हो जाता है और आपके 10वें हाउस में नीच का हो जाता हाँ हाँ। है ना। 14 मकर राशि में, मकर राशि में नीच का होगा हम्म और आपके चौथे हाउस में आपकी कर्क राशि में उच्च का हो जाता है। हम्म और जब वो नीच राशि में जा रहा है हम्म और राहु का इफेक्ट है उस पर, हम्म वो डिसबैलेंस हो रहा है। तो हम्म आप देखना जरा गोल्ड कैसा भाग रहा है। हम्म। मैं सामने बोल रहा हूँ, आप देखो ना। ये मेरे लिए देखना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन आप, क्योंकि ना जो चीज आपको नहीं आती है उसके लिए एक्सपर्ट पे भरोसा करना हाँ, चाहिए। तो आप एक्सपर्ट हो, आप मुझे बताना कि ये ऐसा पैटर्न बन रहा है, तो मैं उसको बिल्कुल। फिर देखना चालू। देखो अभी अब ऑल्दो आप भेजते हो, मुझे भेजते हो कि ये यहाँ ऐसा है, लेकिन वो उतना समझ में अब नहीं आता। देखिए सूर्य जो है उच्च राशि में प्रवेश करेगा अभी। हम्म अब उच्च राशि में प्रवेश करेगा तो सेटल्ड होगा। हम्म अगर सूर्य सेटल्ड होगा, सूर्य कारक हैं आपके शेयर मार्केट के। हम्म सूर्य और गुरु भी हैं, हम्म लेकिन सूर्य और गुरु के जॉइंट वेंचर से चलता है मार्केट। राइट। आप देखना ये पिछले अब 1 महीने ये है ना, एक ही करेक्शन करेगा एक समय पे। ये ग्रेट। मैं अभी बोल रहा हूँ, आप खुद देख लेना। हम्म एक ही टाइम जोन में, एक ही कहते हैं ना साइडवेज मार्केट या ओपन ऐसे रहेगा। हम्म। और जैसे ही ये अभी आपके तो भैया अगला क्वेश्चन मेरा एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ही है कि आपका क्या प्रिडिक्शन है, आगे क्या लगता है, चाहे इक्विटी मार्केट हो या फिर गोल्ड हो, सिल्वर, या फिर जितने भी जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है, उन पे क्या आगे असर हो सकता है एस्ट्रोलॉजी का आपके हिसाब से? आपने देखा होगा कि सितंबर के बाद से मार्केट में हम्म बहुत ज़्यादा सेलिंग आई है हम्म ना, और उसमें बहुत डीप करेक्शन कर रहा है वो। हम्म आप देखना ये सूर्य की राशि परिवर्तन जितने हुए हैं, हम्म तो ये देखना कहीं ना कहीं ये बहुत बैलेंस राशियों में गुजर के आ रहा हम्म है ना। अभी जैसे इससे पहले कुंभ राशि में था, फिर उसके बाद में आपके मकर से कुंभ में गया, कुंभ से मीन में गया, अभी वृषभ राशि में आएंगे। तो वृषभ राशि में ये सेटल हो जाएंगे, क्योंकि वृषभ राशि में क्या है, उच्च का सूर्य हो जाएगा। राइट। 13-14 तारीख से चेंज हो जाएंगे। तो जब अपनी राशि में तो वो सेटल रहेगा सूर्य, है ना? और सूर्य कारक ग्रह है शेयर मार्केट का। तो जब ये सेटल्ड होगा तो भी आप देखोगे कि एक रेंज बाउंड में मार्केट चलेगा, ठीक है ना। लेकिन लेकिन इसके बाद में जैसे वो वृषभ राशि में जाएगा, वृषभ राशि में थोड़ा सा असहज होगा, क्योंकि शुक्र के साथ होगा। अच्छा। सूर्य बेसिकली आपका एक बहुत ही पवित्र और सुचिता वाला ग्रह है, और शुक्र थोड़ा सा विलास, वैभव और सारी चीजों को लेके आता अच्छा। है। अगर जैसे ही सूर्य शुक्र में प्रवेश करेगा, और आप देखें ना जो शुक्र की राशि है वृषभ, तो जो आपके जितने भी शुक्र से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, है ना, जिसमें आपके फिल्म इंडस्ट्री, नायिका, आपके जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं शुक्र से रिलेटेड है। शुक्र से रिलेटेड आपका डायमंड्स और आपके ऑर्नामेंट्स, आप देखना इसमें एकदम से एकदम से तेजी आई। गोल्ड भी शुक्र से रिलेटेड नहीं, होता है? गोल्ड जुपिटर से रिलेटेड है। ओके। जुपिटर से भी रिलेटेड होता है, और आपका कुछ अंश में ये सूर्य से भी रिलेटेड होता है। ओके ओके। और अगर गुरु की बात की जाए, जुपिटर की, अभी देखिए जितना अनबैलेंस होगा ग्रह आपका, जुपिटर जितने अनबैलेंस होंगे उतना ज्यादा आपका सोने में उछाल आएगा। अच्छा, अभी तो अभी देखिए सोना अनबैलेंस चल अभी रहा है? अनबैलेंस। अच्छा, ये अनबैलेंस क्यों होता है? अनबैलेंस होता है, देखिए क्या होता है कि सूर्य की एक स्थिति होती है, क्योंकि ये पूरे गोचर में ग्रह जो होते हैं ना, उनका अपने एक एलिमेंट्स है। कोई ग्रह प्रतिनिधित्व कर रहा है अग्नि का, फायर है ना, कोई ग्रह प्रतिनिधित्व कर रहा है वाटर का, तो वाटर अग्नि एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है ना। अब जैसे चंद्रमा वाटर को प्रतिनिधित्व करता है, वाटरिंग है, वो वाटर लेके आता है। और इधर आप देखो सूर्य, अब कहने को सूर्य और चंद्र, अगर काल पुरुष कुंडली में ये दोनों क्या है, राजा रानी है। लेकिन आप देखिए ना, ये ऐसे राजा रानी है कि एक साथ बैठेंगे, जैसे बैठते हैं ये, तो कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशन होती है कि राज दरबार में सभी परेशान हो जाते हैं कि राजा रानी जब साथ में है तो सारे इनके जो सेनापति मंगल है, तो बुध इनके राजकुमार हैं, है ना। सैटर्न तो कभी रहता ही नहीं साथ में, क्योंकि वो तो सैटर्न की स्थिति तो ऐसी है कि वो पहले से वैरागी है। वो जब जब आएगा काल पुरुष कुंडली के राज दरबार में, तो वो असहज स्थिति पैदा करेगा। वो सूर्य को पसंद नहीं करता। मतलब सूर्य जब निकलता है तो काफिले के साथ निकलता है, और ये वो है जो पहले से वैरागी है। ओके। है ना। और वैरागी है, न्यायाधिपति है ना, न्यायाधीश, कोर्ट का कारक है, और बड़ी बड़ी चीजें क्रिएट कर देता है। अच्छा। है ना। तो ये आप देखना, जब जब सूर्य शनि की राशि में आएंगे, जैसे कि आप देखो पहले कहाँ थे सूर्य आपके, सूर्य पहले थे मकर राशि में, ठीक है ना, एक एक महीने रहते हैं ये। तो देखिए मकर की राशि में आप देखना कहीं सितंबर अक्टूबर के आसपास से मार्केट कहीं ना कहीं करेक्शन करता हुआ नीचे आता रहा, ठीक है ना, बिल्कुल सुस्त हो गया।
फिर आ गया कुंभ की राशि में, फिर आपके उसके बाद में आया मीन राशि में, ये मेष राशि में जा रहे हैं। तो मेष राशि में जाएंगे तो भी सेटल रहेंगे। फिर इसके बाद में शुक्र की राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि वृषभ राशि में। फिर जैमिनी में आएंगे, जब जैमिनी में सूर्य आएंगे, ये लगभग आ जाएंगे आपके अप्रैल से मई जून। जून एक ऐसा आप समय होगा, आप नोट करना, जून में जैसी जैमिनी में मिथुन राशि में आएंगे, जो कि इनके बुध ग्रह की राशि है, उसमें जैसे प्रवेश करेंगे तो अचानक आप मार्केट में एक सूर्य की अस्थिरता मार्केट को ऊपर लेके जाएगी। काफी काफी एस्ट्रोलॉजर का और भी मैंने देखा था ये जून के आसपास बोला हुआ। हाँ, जून के आसपास। और केवल एस्ट्रोलॉजी का नहीं, जैसे मैं मार्केट एक्सपर्ट्स को भी सुनता हूँ, उनका भी कहना है, क्योंकि अभी जून में मार्केट क्या होगा कि सेकेंड क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर की अर्निंग्स को फोरकास्ट करने लग जाएगा, जो कि कंपैरेटिवली जो अभी क्वार्टर्स की अर्निंग है उनसे बेटर होगा, तो उसका भी एक असर होगा। तो ऐसा भी लग रहा है कि जून से मार्केट में काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर्स अवेटेड है। और जैसे आपने बोला एस्ट्रोलॉजी भी उसी तरीके, तो कहीं ना कहीं से चीजें सेट हो रही वही इशारा कर रही है एस्ट्रोलॉजी भी। हाँ, राइट। अगर आप कोई डिस्क्लेमर देना चाहें आज के पॉडकास्ट के रिलेटेड इन्वेस्टर्स को, या फिर जो व्यूअर्स हैं उनको आपकी तरफ से कोई सलाह देना चाहें? नहीं, सलाह यही है कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो बहुत अच्छी तरीके से देख के करें कि जहाँ पर आपका पैसा सुरक्षित हो, शॉर्टकट्स में ना जाएं। और शॉर्टकट्स में अगर जाना चाह रहे हैं तो पहले अच्छा स्टडी करें। बेसिकली इतना ये पैसा कोई गोटियां नहीं है ना। ये बहुत गाड़ी कमाई होती है, बहुत पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है ना। और आप देखेंगे जब आप लॉस में जाते हैं तो आपका पूरा, कहते हैं ना, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, सब कुछ बदल जाता है। चेहरा ऐसा हो जाता है। हमेशा मुस्कुराते रहिए, है ना, खुश रहिए, और पैसा हमेशा वहाँ इन्वेस्टमेंट करिए जहाँ पर एक ट्रस्ट वैल्यू हो आपकी, जहाँ पर एक विश्वास हो, है ना, वहाँ पर होना चाहिए। तो अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे आपको। और बाकी एक सपोर्ट एस्ट्रोलॉजी का भी हम लेके चलेंगे, ठीक है ना। एस्ट्रोलॉजी में आपके कितने भी सवाल हो, अनगिनत, हम उसको बहुत ही सलीके से लेके चलेंगे, है ना। आप एस्ट्रोलॉजी के अगर आप वैसे भी प्रश्न पूछना चाहते हो और भी, तो हम उसमें भी लेके चलेंगे। तो एस्ट्रोलॉजी को भी समझना चाहते हो, मार्केट में एक अच्छा नॉलेज के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो दोनों चीज़ों का सोल्यूशन आपको ए मनी टॉक के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको फॉलो करके ही मिलेगा। तो आप उसको ज़रूर फॉलो करो। और साथ ही साथ भैया के मैं सोशल मीडिया हैंडल्स की डिटेल भी इस पॉडकास्ट में अटैच करूँगा, तो स्क्रीन के नीचे आ रहे होंगे, तो उनसे भी आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और आपके और भी जो कमेंट हो कि आप अगला सीरीज़ भैया के साथ किस तरह के क्वेश्चन आप करना चाहते हैं, तो आप अपने क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो हम उन क्वेश्चन को भी अगले जो सीरीज़ होगा बहुत जल्द इसके रिलीज़ होने के बाद, तो हम उसमें उनको इंक्लूड करेंगे। थैंक यू सो मच। मनी के साथ होगा सब आसान।